जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज आयनिंग स्ट्रेंथ, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट्स, हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, पीएच एंड द प्रॉब्लम्स which are related to all these topics which I have been stated earlier. ठीक है, आई होप सो यू विड ऑल बी फाइन एंड डूइंग वेल. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक फ्रॉम आयनिक स्ट्रेंथ. बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखें अभी तक हमने पीएच को स्टडी किया है, जो मैंने आपको बेसिकली पीएच के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मैंने दिया था कि इसको आपने करना है, बहुत ध्यान से करना है. फिर पीएच जो है उसमें हमने क्या स्टडी किया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, बेसिस को भी सेम इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस एंड मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस, हर तरह से इसको हमने जो है वो कवर करने की कोशिश की है. अब यहाँ पे एक टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्टिविटी है, जिसको हम एक्चुअली इस पूरे टॉपिक में जो स्टडी कर रहे हैं वो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट स्टडी कर रहे हैं. लेकिन एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए आपको आयनिक स्ट्रेंथ का पता होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इससे सबसे पहले हम आयनिक स्ट्रेंथ जो है उसको डील करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे. उसके बाद हम एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट का टॉपिक पढ़ेंगे. देन बाय यूजिंग एक्टिविटी और बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स और द प्रोसीजर्स ऑफ एक्टिविटी we will study the pH which is the revisited pH को दोबारा रिविजिट किया गया इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. वहाँ से हम दोबारा pH को स्टडी करेंगे इन एक्टिविटी फॉर्म में, उसको एक्टिविटी उसके ऊपर अप्लाई करके एक्टिविटी का प्रिंसिपल, देन उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको साथ साथ करवाती जाऊंगी. ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बेसिक सा आपका जो है बैकग्राउंड क्लियर कर देती हूँ. मैं कहती हूँ आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया. पोटाशियम क्लोराइड क्या है बेटा, ये एक सॉल्ट है. आप सबको पता है पोटाशियम प्लस चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि इस बीकर के अंदर पोटाशियम क्लोराइड टोटल कितना है. ठीक है, एक ये बात होगी. दूसरे मैं कहती हूँ बेटा इसके अंदर मुझे बताएं कि पोटाशियम आइंस कितने हैं. तीसरा मैं आपसे कहती हूँ मुझे बताएं इस पूरे बीकर में टोटल क्लोराइड आइंस कितने हैं. तो जब ये सारी चीज़ें, अब देखें इस बीकर में अगर पोटाशियम क्लोराइड है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल पोटाशियम क्लोराइड का पड़ा है. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपको नहीं पता. तो हम क्या करते हैं, हम टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं और हम कहते हैं कि इस पूरे बीकर में जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस पूरे बीकर के अंदर टोटल पॉजिटिव नेगेटिव आइंस या कलेक्टिवली टोटल आइंस. कलेक्टिवली टोटल आइंस का मतलब है कि टोटल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों. ठीक है, तो हम बताते हैं कि कलेक्टिवली टोटल आइंस इस बीकर के अंदर इतने हैं. इसको थोड़ी सी केमिस्ट्री के टर्म में बताएं तो हम कहते हैं कि इसकी आयनिक स्ट्रेंथ इतनी है. आपने इस बात को समझा. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ये जो बीकर है यहाँ पे मैंने बनाया, इसके अंदर आपने सपोज कर लें आपने पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन ले लिया. ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया तो इसका मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है. मैं आपसे कहती हूँ इसके अंदर टोटल पॉजिटिव नेगेटिव कितने हैं, तो आप टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव को काउंट करते हैं, इनको प्लस करते हैं. प्लस करने के बाद आप कहते हैं कि टोटल आइंस मतलब प्लस भी और नेगेटिव आइंस भी, टोटल आइंस इस बीकर के अंदर इतने हैं. केमिस्ट्री की टर्म में हम कहते हैं कि इसकी आयनिक स्ट्रेंथ इतनी है. आयनिक स्ट्रेंथ मतलब टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पूरे बीकर के अंदर इतने हैं, मतलब टोटल पोटाशियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव चार्जेस इतने हैं. ठीक है, तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा. अब इसको इसकी फर्स्ट टू लाइन से मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, मैं इसको भी आपको क्लियर करवा देती हूँ. इसको ध्यान से देखें. अ मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, अगेन पोटाशियम क्लोराइड की आप एग्जांपल ले लें, टोटल इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन वो होगी. या फिर बच्चे आप इसको कह सकते हैं अ मेजर ऑफ द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आइंस इन सोल्यूशन. टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आइंस पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कितने आइंस हैं आप उनको मेजर करते हैं, आप उनकी टोटल कंसंट्रेशन बताते हैं. जब आप ये बताते हैं तो आप कहते हैं कि इस सोल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ इतनी थी. ठीक है, इसका फार्मूला, इसको मेजर करने का, डिडक्ट करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आप एक फार्मूला अप्लाई करते हैं. ये फार्मूला बेसिकली इन समेशन फॉर्म में है, जो आप लिखते हैं C1/2 समेशन CI/ZI². आई का क्या मतलब है बेटा, आप इसको आइंस के साथ रिप्लेस करते जाते हैं. मैं आपको इसको अप्लाई करके भी बताऊंगी. अब इसे फार्मूला देख लें. म्यू जो होती है वो आयनिक स्ट्रेंथ है, सी को कहते हैं कंसंट्रेशन, जी होती है चार्ज. कंसंट्रेशन आपको गिवन होगी, मतलब आपको कहा गया होगा 0.1 मोलर पोटाशियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, या 0.2 मोलर पोटाशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन है, या 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है. जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन दी होगी. तो 0.1 हो या 1 हो या 2 मोलर हो, ये सारी कंसंट्रेशन वैल्यूज़ हैं. आप उसको सी की जगह प्लेस कर देंगे. जी क्या होता है, चार्ज. मतलब मैं पोटाशियम क्लोराइड की अगर बात करूँ तो जी पोटाशियम के केस में आप +1 लिखेंगे, आप जी +1 लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे. दिस इज़ द जी स्क्वायर इन फॉर्म इन केस ऑफ पोटाशियम. एंड क्लोराइड की फॉर्म में आप -1 इसका स्क्वायर लेंगे. और बच्चे -1 का स्क्वायर लेके भी 1 होता है, क्योंकि नेगेटिव जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्लस में चले जाते हैं. ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हो गया. सबसे लास्ट में नोट देखें,
मैं लिखा हुआ है मोर हाईली चार्ज आइंस काउंट मोर टुवर्ड्स आयनिक स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब है, इसको देख लें। ये सारी आपकी ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, ये सारी वो पॉइंट्स हैं जो आपको आप आगे कहीं अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी, क्लियर होंगी, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है मोर हाईली चार्ज आइंस। मैं कहती हूँ एक बीकर है, उसके अंदर आपने पोटाशियम का कोई सोल्यूशन लिया है, सपोज कर लें पोटाशियम क्लोराइड लिया है। दूसरा बीकर है, उसके अंदर आपने कैल्शियम क्लोराइड ले लिया है। ठीक है, तीसरा बीकर है, उसके अंदर आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया है। इसके अंदर मैं आपसे कहूँ हाईली चार्ज आइन कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि मैडम इसके अंदर हाईली चार्ज आइंस जो है वो एल्यूमिनियम 3+ है, इट्स हाईली चार्ज। ठीक है, तो हाईली चार्ज आइंस जो है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जो कैल्शियम 2+ है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो एल्यूमिनियम 3+ से कम होगी, क्योंकि इसका चार्ज कम है, लेकिन कैल्शियम 2+ की पोटाशियम से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, सिंपली आप अपने माइंड में ये रखें कि जितना ज़्यादा चार्ज हाईली चार्ज आइन होगा उतना ज़्यादा वो आयनिक स्ट्रेंथ की तरफ ज़्यादा काउंट करता है, ज़्यादा उसका उसमें पार्टिसिपेट करता है। इस फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखें, पोटाशियम क्लोराइड की ही एग्जांपल लेते हैं। मैं कलर थोड़ा सा ब्राइट ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अच्छा जी, पोटाशियम क्लोराइड ही लेते हैं। अगर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है, आप क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू 1/2। मैं 1/2 से स्टार्ट कर रही हूँ, ब्रैकेट। सबसे पहले क्या आएगी, कंसनट्रेशन। किसकी कंसनट्रेशन, आपने पहले एक आयन के साथ डील करना है, लेट्स सपोज पोटाशियम। ठीक है, आपने क्या लिखना है, के पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जी क्या है, चार्ज, आप जी लिखेंगे। 1 की जगह आप लिखेंगे कि के पॉजिटिव, मतलब आप के पॉजिटिव को डील कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, और जी का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें प्लस कर देंगे। फिर आप लिखेंगे दूसरा, अब आपने दूसरा आइन डील करना है। दूसरा आइन कौन सा है आपके पास, क्लोराइड आइन। आप क्या लिखेंगे, आपके पास सी है, आप क्लोराइड की कंसनट्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप जी लिखेंगे, क्लोराइड का जो चार्ज है उसका आप स्क्वायर ले लेंगे, और आप यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस पूरे को आप सॉल्व आउट करेंगे तो बच्चे आपके पास जो है वो आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे प्लस को जो है उसका कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे ये आपके पास जो है ये वाली साइड ये पोटाशियम को डील कर रही है, दिस साइड इज़ डीलिंग क्लोराइड आइंस। ठीक है, इस तरह ये फार्मूला अप्लाई करना है। इसका न्यूमेरिकल भी हम आगे करेंगे, उससे पहले एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट देख लें। अच्छा बेटा, इसमें आप इस साइड पे देखेंगे, इस साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको सराउंड किया हुआ है नेगेटिव चार्जेस ने। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस ने सराउंड किया हुआ है, लेकिन इसका स्फीयर कम है। दूसरी साइड यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। बेटा दूसरी साइड के ऊपर आप देखें तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको सराउंड किया हुआ है नेगेटिव चार्ज ने, लेकिन उसका स्फीयर जो है वो थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा है। ठीक है, तो जब आपके पास दो इस तरह के केसेस आए, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। इस केस में जिसमें पॉजिटिव चार्ज को कम नेगेटिव चार्ज ने सराउंड किया हुआ है, आप कहेंगे इसको इसकी आयनिक स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, और आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। देखें मेरी बात सुने, इसको ध्यान से देखें, ये पॉजिटिव है आयन, देखें ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा। यहाँ पे इसको हम सपोज करते हैं, इसको ये नेगेटिव चार्ज ने, ये सारा नेगेटिव चार्ज है जिसने सराउंड किया हुआ है। ठीक है, ये टोटल हम यहाँ पे एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया है कि ये नेगेटिव चार्ज है। ये कॉन्सेप्ट जो शील्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। अब क्या हुआ है कि इस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने शील्ड कर लिया, मतलब इसने छुपा लिया है पॉजिटिव चार्ज को। शील्ड करने का क्या मतलब है, इस पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज ने बेटा यहाँ पे ये सारा नेगेटिव चार्ज उसने सराउंड कर लिया है पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो जब आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी, लो शील्डिंग होगी, क्योंकि कम नेगेटिव चार्ज है जिसने पॉजिटिव को सराउंड किया हुआ है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को जो है आप एक बड़े साइज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेट मी अप्लाई दिस। अच्छा जी, आप इसको एक बड़े उसके ऊपर अप्लाई करते हैं बेटा, तो उसमें आप देखें कि जितना ज़्यादा साइज़ जो है उसका बड़ा होता जाता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मोर उस पॉजिटिव चार्ज को सराउंड करता जाता है, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ वैल्यू हम कहेंगे इसकी ज़्यादा है। हम कहेंगे कि उसकी शील्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है जिसने सराउंड किया हुआ है, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है जिसने पॉजिटिव को हर तरफ से शील्ड किया हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा अगेन द लास्ट लाइन जो लिखी हुई है कि हाई नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे बेसिक आपको बताने का मतलब क्या था कि जब आपके पास दो चार्जेस इस तरह के हों, या दो आपके पास सिचुएशंस ऐसी हों जिसमें एक तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है, सेम पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कम नेगेटिव आइन से सराउंड किया हुआ है, तो आप उसको कहेंगे कि इट हैज़ लो आइनिक स्ट्रेंथ। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, उसको ज़्यादा नेगेटिव आइंस ने, मतलब ज़्यादा कोई नेगेटिव आपने उसके अंदर कोई सोल्यूशन ऐसा डाला है जो नेगेटिव चार्ज दे रहा है सोल्यूशन में, और उसने पॉजिटिव को जाके सराउंड कर लिया है, तो आप उसको कहेंगे कि इट हैज़ हायर आइनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा।
इससे नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया हुआ है, इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें। कैलकुलेट द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 मोलर पोटाशियम नाइट्रेट एंड 0.2 मोलर पोटाशियम सल्फेट सॉल्यूशन। पोटाशियम नाइट्रेट की कंसनट्रेशन क्या है, 0.2 मोलर दे दी। पोटाशियम सल्फेट की कंसनट्रेशन क्या है, 0.2 मोलर, ये भी उसने बता दी। आपने पहला स्टेप क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने म्यू कैलकुलेट करना है। म्यू कैलकुलेट करने का क्या मतलब है, आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन एज सच लिख दिया है। सबसे पहले क्या करना है, आपने पोटाशियम नाइट्रेट एक आपने लेना है, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट 2 से 3 इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, उसमें से आपने एक लेना है। एक लेके आप उसको लिखें। अगेन मैंने इक्वेशन आपको लिखनी बताई हुई है। इस इक्वेशन को लिखना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, इसको जब हम पोटाशियम सल्फेट करेंगे तब मैं आपको इसका मकसद बताऊंगी। आपने यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट जब लिखा, आपने पोटाशियम नाइट्रेट से देखना है कि आपका इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, जितना पॉइंट पोटाशियम नाइट्रेट का यहाँ पे क्या मतलब है, ठहरे मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बता देती हूँ। पोटाशियम नाइट्रेट का ये मतलब है, मैंने आपको हमेशा मोल से स्टार्ट करती हूँ। 1 मोल अगर पोटाशियम नाइट्रेट है तो 1 मोल ही वो के पॉजिटिव देगा, 1 मोल ही वो नाइट्रेट आइंस देगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 मोलर कंसनट्रेशन की फॉर्म में है, 1 मोलर पोटाशियम नाइट्रेट है, तो 1 मोलर ही के पॉजिटिव आइंस सोल्यूशन में मिलेंगे, 1 मोलर ही आपके पास नाइट्रेट आइंस मिलेंगे। आपको उसने आपकी जो बेसिक आपका प्रॉब्लम है उसमें 0.2 मोलर कंसनट्रेशन दी है, तो 0.2 मोलर कंसनट्रेशन अगर पोटाशियम नाइट्रेट की है, इट मीन्स 0.2 मोलर ही आपको पोटाशियम पॉजिटिव मिलेंगे, और 0.2 मोलर ही मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, 0.2 मोलर ही आपको नाइट्रेट आइंस मिलेंगे। तो इक्वेशन लिखने का ये मतलब है कि आपको एग्जैक्ट कंसनट्रेशन पता चल जाती है, ठीक है। अच्छा जी, कंसनट्रेशन पता चल गई। अब यहाँ से देखें, अच्छा अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप म्यू लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2। मैंने आपको CZ² कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, प्लस नाइट्रेट आइंस लिखेंगे। ये कैसे लिखना है ये मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुकी हूँ, ठीक है। पोटाशियम की कंसनट्रेशन दी हुई है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी की थी कि पॉजिटिव की कंसनट्रेशन भी 0.2 मोलर आती है। चार्ज कितना है, पोटाशियम के +1 चार्ज है, तो बेटा आप उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। सेम केस विद नाइट्रेट आइंस हमने यहाँ पे निकाली थी, इसकी कंसनट्रेशन भी 0.2 मोलर आई थी, क्योंकि ये इनका कोएफिशिएंट 1 है, ये 1:1 में रिएक्शन चलता है। पोटाशियम नाइट्रेट 0.2 मोलर है, तो वो 0.2 मोलर ही पोटाशियम आइंस देगा, और 0.2 मोलर ही आपको नाइट्रेट आइंस देगा। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आइंस जो है वो भी 0.2 मोलर आएगी। Z² चार्ज है, मैंने 1 स्क्वायर लिखा है। नाइट्रेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। आप -1 का स्क्वायर ले लें तब भी वो 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके +1 ही बनाते हैं। आप +1 जो है स्क्वायर उसका भी लिख लेंगे तो वो भी 1 आएगा। मैंने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया है, आप इसको -1 स्क्वायर लिख लें, वो भी एक ही बात है। अच्छा जी, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास जो फाइनल फॉर्म आपके पास फाइनल वैल्यू आती है आयनिक स्ट्रेंथ की, वो आती है 0.2। मतलब जब आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट उसकी कंसनट्रेशन 0.2 मोलर हो गई, तो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी 0.2 आती है। अब हमने दूसरा, हमारे पास इक्वेशन में क्या पूछा हुआ था, उसने हमारे पास सेकंड चीज़ पोटाशियम सल्फेट थी, जिसकी कंसनट्रेशन भी 0.2 मोलर है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें मैंने आपको पहले कहा था इक्वेशन लिखना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट कंसनट्रेशन पता चल जाती है। ये देखें, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 1 मोल पोटाशियम सल्फेट होगा, इक्वेशन हमें ये बताती है कि 2 मोल हमें पोटाशियम पॉजिटिव मिलेंगे, और 1 मोल जो है वो सल्फेट आइंस मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह कंसनट्रेशन की टर्म में 1 मोलर पोटाशियम सल्फेट होगा, 2 मोलर पोटाशियम आइंस मिलेंगे, 1 मोलर सल्फेट आइंस मिलेंगे। हमें इक्वेशन में गिवन, हमें प्रॉब्लम में जो चीज़ गिवन थी वो थी 0.2 मोलर कंसनट्रेशन। तो 0.2 मोलर कंसनट्रेशन होगी तो बच्चे 2 × 0.2 मोलर आपको मिलेगा पोटाशियम आइंस, और 0.2 मोलर सल्फेट आइंस मिलेंगे। 2 × 0.2 को आप 0.4 मोलर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि 0.2 मोलर पोटाशियम सल्फेट का क्या मतलब था, तो आप कहेंगे कि 0.2 मोलर पोटाशियम सल्फेट का मतलब है 0.4 मोलर पोटाशियम आइंस और 0.2 मोलर सल्फेट आइंस, ठीक है। ये जो बार बार मैं स्ट्रेस आपको देती हूँ कि इक्वेशन लिखा करें, इससे आपके गलती के चांसेस कम होते हैं और आपको एग्जैक्ट कंसनट्रेशन फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। अब आप क्या करेंगे बेटा, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले अप्लाई किया है, म्यू का फार्मूला अप्लाई किया, आयनिक स्ट्रेंथ का फार्मूला अप्लाई किया, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल ली। आप ऐसे ही करेंगे। आप पोटाशियम सल्फेट है, आप पहले पोटाशियम की CZ² वैल्यू लिखेंगे, सल्फेट की CZ² वैल्यू लिखेंगे, दोनों की कंसनट्रेशन पुट करेंगे। यहाँ पे जो चीज़
माइंड में रखने के लिए वो है ये 0.4 मोलर कंसनट्रेशन। कैसे आई, ये पिछली स्लाइड में हमने पढ़ लिया कि जब एक पोटाशियम सल्फेट है तो वो 2K पॉजिटिव आइंस आपको सोल्यूशन में देता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0.4 हमने लिख लिया, ठीक है। चार्ज पोटाशियम का 1 होता है, ये लिख दिया। 0.2 मोलर कंसनट्रेशन आपके पास सल्फेट की आएगी, क्योंकि K2SO4 सिर्फ 1SO4 ही देता है, ठीक है। उसका चार्ज क्या आता है, -2 आता है। -2 का स्केयर लेंगे बेटा वो 4 हो जाएगा। मैंने 2 स्केयर लिखा हुआ है, ये भी वही बात है, -2 स्केयर का भी 4 ही आता है। तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को मैंने एज सच उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, लेकिन आप एग्जाम में लिखते हुए -2 ही यहाँ पे लिखें। अच्छा जी, 1/2.4 इसको आप पूरा सॉल्व कर लें बेटा, ये आसान सी कैलकुलेशन है। आपके पास म्यू इज इक्वल टू 0.6 आता है, ठीक है। आपके पास देखें, पिछली स्लाइड में वापस जाते हैं। यहाँ पे जब आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट था, पोटाशियम के ऊपर था +1 चार्ज। यहाँ पे एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, पोटाशियम के ऊपर था +1 चार्ज। तो +1 चार्ज जब आया तो आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 0.2 आई, ठीक है। फिर आपने लिया पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट के ऊपर था +2 चार्ज। जब पोटाशियम सल्फेट लिया तो आपके पास आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है 0.6। इसको आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है उसमें आपने कहना है कि पोटाशियम सल्फेट की जो आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है देन KNO3 से, ठीक है। 0.2 और 0.6 का कंपैरिजन करें तो पोटाशियम सल्फेट की आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 3 टाइम्स ज़्यादा आती है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपसे अभी कहा था कि हाईली चार्ज आयंस जो हैं उनकी आयनिक स्ट्रेंथ वैल्यू ज़्यादा होगी। मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने डिफरेंस बताया। मैंने आपको पोटाशियम का कैल्शियम और एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल से बताया। मैंने इसको 3+ लिखा, इसको 2+ लिखा, इसको +1 लिखा। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जितना ज़्यादा चार्ज आयंस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है। और ये यहाँ पे हमने एक जो है प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया है, और सॉल्व आउट करने के बाद भी हम उसी कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जब आपके पास ज़्यादा चार्ज आइंस, हाईली चार्ज आइंस होते हैं, उनकी आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। दिस इज़ अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर न्यूमेरिकल एंड ऑफ योर प्रॉब्लम, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जाते हैं एक्टिविटी एंड इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर। अच्छा बेटा, एक्टिविटी और इफेक्टिव कंसंट्रेशन दोनों एक ही चीज़ें हैं। कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ इफेक्टिव कंसंट्रेशन नज़र आएगा, उसका भी आप यही मतलब समझेंगे कि उसको इट इज़ इक्विवेलेंट टू एक्टिविटी, ठीक है। दोनों टर्म से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आपके लिटरेचर में। यहाँ पे मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया, ये मैंने पहले भी आपको शायद समझाया हो।